अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने MTA 622 के 101 से 110 तक मॉड्यूल्स कवर किए थे, तो आज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 111 में है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है, यह भी हम लोग जितना भी MTA 622 का सिलेबस है, स्पेशली इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली कवर कर लेंगे, क्योंकि वो जितनी भी 9-10 की हमारी फिज़िक्स जो कि हम पढ़ चुके हैं उसी में से आएंगे। आपके बहुत इजी इसके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। रही बात इसके सब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चन की, वो थोड़े से टफ होते हैं। इनके जो मॉड्यूल नंबर मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वो 140 से अबव कुछ मॉड्यूल्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो हम उनको भी अच्छे से करेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है, एक ऐसी मोशन जिसमें जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है, तो इसको हम लोग कह देते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। कि एक ऐसी मोशन होती है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। उनको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, F=ma। अब आपको एक्सेलरेशन के बारे में पता होगा। एक्सेलरेशन आपको पता है सबसे पहले होता है एक डिस्टेंस, जिसको हम एक्स से कहते हैं। फिर जब हम डिस्टेंस का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आती है। जब हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं तब हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है इसका जब हम चेंज लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास वेलोसिटी आती है। जब हम इसका चेंज लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैन हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। तो एक्स को हम ये ऐसे करके लिख सकते हैं, इसके ऊपर हम 3 डॉट्स लगा सकते हैं। इससे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसको आप लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास रेक्टिलिनियर मोशन फॉर पार्टिकल। कि पार्टिकल के लिए रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है। मैंने अभी आपको बताया कि दो देखें, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान में पार्टिकल ने मूव करना है। तो एक अगर ये स्ट्रेट लाइन में जब ये मूव करेगा तो वो क्या हो जाएगी, रेक्टिलिनियर मोशन। और वो पार्टिकल होगा तो बस आप इसको कहते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन फॉर पार्टिकल। इसमें और सच ऐसा कुछ भी टफ चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है जी आपके पास यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है, इट इज़ टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम वेलोसिटी में चेंज लेते हैं, जब वेलोसिटी चेंज होती है तब हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। तो ऐसी मोशन जिसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो और एक्सेलरेशन ज़ीरो हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। ये आपकी शॉर्ट में और MCQ के लिए बहुत अहम है। उसके बाद जब नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन की बात होगी तो हम इसमें डिस्कस करेंगे जिसमें आपके पास वेलोसिटी चेंज हो रही हो, मीन वेलोसिटी वेरिएबल हो, वेरिएबल वेलोसिटी हो, वेरिएबल चेंज हो रही हो, और एक्सेलरेशन भी नॉन ज़ीरो हो। मतलब जब वेलोसिटी चेंज होगी तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो होगा ही। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। उसके बाद है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन, जिसमें आपके पास एक्सेलरेशन भी क्या हो, यूनिफॉर्म हो। इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर। ये एक स्पेशल केस होता है जिसमें विच अराइज व्हेन ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब ऑब्जेक्ट आपका जो भी चीज़ है आपके पास वो किस में मूव कर रही हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। इस तरह की मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। और इसमें हम लिखते हैं F=mg, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखना है कि यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, और इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसके बाद है जी मॉड्यूल नंबर 112। इसमें कर्विलिनियर मोशन। नेम से ही जाहिर है कि इसमें जो मोशन होगी वो कर्व पाथ पे होगी। मीन जो पाथ होगा वो हमारा स्ट्रेट नहीं होगा, कर्व होगा। जब वो स्ट्रेट होता है तब हम उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, जब वो कर्व होता है तब हम उसको कहते हैं कर्विलिनियर मोशन। मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग इन कर्व पाथ कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। फॉर एग्जांपल अ स्टोन थ्रो इनटू द एयर। जब आप किसी भी पत्थर को उसमें हवा में उछालती हैं या फेंकती हैं तो वो एक कर्व पाथ को मीन्स कि वो ऐसे मूव करता है, ऊपर को जाके फिर वो नीचे की तरफ आता है, तो इस वो क्या हो गया, कर्व पाथ होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। इसके 2 होते हैं वेक्टर्स, एक टेंजेंशियल और एक होते हैं नॉर्मल वेक्टर। जो टेंजेंशियल वेक्टर होता है उसको हम ET से, और जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसको हम EN से शो करते हैं। फिर ये वेलोसिटी ऑफ कर्विलिनियर मोशन V=ds/dt ET, ये हम इसको ये नेम देते हैं। उसके बाद है जी एक्सेलरेशन ऑफ कर्विलिनियर मोशन। एक्सेलरेशन का ये फार्मूला होता है, ये आपने वैसे याद रख लें लेकिन इतना ज़्यादा अहम नहीं है, पूछ सकते हैं वो कि टेंजेंशियल एंड एक्सेलरेशन ऑफ कर्विलिनियर मोशन लिखें। तो आपने ये एक्सेलरेशन के लिए लिखना है d²s/dt² ET प्लस ds/dt का स्क्वायर ओवर रो EN, ठीक है। ये लिख दें, या इसकी जगह आप ये वाला भी लिख सकते हैं कि ET की जगह T लिख दें और EN की जगह आप N लिख दें। और ds/dt आपको पता है कि ये V के इक्वल होता है। जो S होता है चेंज इन, ये है
डबल डेरिवेटिव लिया हुआ इसका, या ये एक्सेलरेशन के इक्वल आएगा या ये dv/dt के इक्वल आएगा। अभी आपको बताया था कि जो x होता है x, ये कब आता है, जब आप dx/dt, जब आप डिस्प्लेसमेंट में या डिस्टेंस में चेंज लेते हैं तब हमारे पास v आता है, और जब आप dv/dt लेते हैं तब आपके पास एक्सेलरेशन आता है। तो यहाँ पे हमने x को और s ये दोनों सेम ही होते हैं, आप इसको s से डिनोट कर लें या x से डिनोट कर लें। तो इसमें जो है d²s/dt², तो d/dt को सेपरेट करके जहाँ पे बचेगा ds/dt, तो उस ds/dt की जगह हमने यहाँ v लिखा है, ठीक है। या dx/dt हो या ds/dt हो, दोनों ही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी ds/dt था तो इसका हमने v², क्योंकि स्क्वायर था पर v²/tn, ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट और ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट। उसके बाद है जी एग्जांपल, अ स्टोन थ्रो इनटू एयर, ये भी जब हम पत्थर को फेंकते हैं कि वो, और एक कार ड्राइव अलोंग कर्व रोड, जब आपकी जो गाड़ी है वो कर्व रोड पे मूव कर रही है तो वो भी क्या है, इसी के एग्जांपल है कर्व लीनियर मोशन की। उसके बाद है जी मॉड्यूल नंबर 113, प्रॉब्लम है इसमें और ये बहुत अहम है। इसमें है जी हमने शो करना है प्रूफ दैट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल, कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, आपने बताना है कि वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जी आर डिस्टेंस, r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z के। इसमें देखिए जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग x को लेते हैं r cos फाई, y को r sin फाई और z के ही इक्वल होता है। यहाँ पे आप एंगल कोई भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये आपने x की वैल्यू ली, आपने y की वैल्यू ली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, और ये अपने z के ही इक्वल होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। फिर ये चीज़ हमारे पास गिवन है, इसमें आपने x की, y की, z की वैल्यू को पुट करना है। अब देखें यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पार्शियल r पे पार्शियल फाई, पार्शियल r पे पार्शियल रो चाहिए, पार्शियल r पे पार्शियल साई चाहिए एंड पार्शियल r पे पार्शियल z चाहिए। अब हम 1 बाय 1 इनकी वैल्यू निकालेंगे। आपके पास ये चीज़ गिवन है, यहाँ से सबसे पहले आप ये चीज़ इसको देखेंगे जहाँ हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। सबसे पहले हम इसका रो के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम इसका फाई के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम इसका z के अकॉर्डिंग लेंगे। क्यों? क्योंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक रो होती है, एक साई होता है और एक ये z, ये 3 कंपोनेंट होते हैं। और अब हम इन तीनों के अकॉर्डिंग ही इसका डेरिवेटिव लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्शियल r पे पार्शियल रो, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखें हम रो के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ से रो खत्म हो जाएगी, यहाँ पे जस्ट cos फाई आई बचेगा और यहाँ पे sin फाई, ठीक है। और यहाँ पे ये z, इसमें तो रो है ही नहीं, तो ये एज अ कॉन्स्टेंट हम इसको कंसिडर करके इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे। उसके बाद ये पार्शियल r पे पार्शियल साई, अब आपने इसका साई के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेना है, मीन्स एंगल के अकॉर्डिंग लेना है। तो ये cos फाई जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये माइनस sin फाई में चेंज जाएगा और ये sin फाई सिंपल cos फाई में चेंज हो जाएगा, और साथ इसके रो भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम रो के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव नहीं ले रहे, रो साथ ऐसे ही आएगी। इसमें देखें साई वाला कोई फंक्शन नहीं है तो यहाँ पर भी ये 0 होगा। और फिर देखें पार्शियल r पे पार्शियल z, अब आपने पार्शियल r पे पार्शियल z करना है, z में जस्ट ये दो तो 0 हो जाएंगी, सिर्फ ये वाली वैल्यू k वाली वैल्यू इसमें आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, e1 e2 e3 निकालना है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो e1 होता है वो e रो के इक्वल होता है, e2 e फाई के इक्वल होता है और e3 e z के इक्वल होता है। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम लोग क्या लेते हैं, रो लेते हैं, फाई लेते हैं और z, ठीक है। तो ये e1 होगा, ये e2 होगा और ये e3 होगा। सिंपल आपने अब ई रो निकालना है। जब आपने ई रो निकालना होगा तो पार्शियल आर पे पार्शियल रो, जो अभी हमने यहाँ वैल्यू निकाली, ओवर पार्शियल आर पे पार्शियल रो, इसका मोड, ये आपने लेना है। इसकी वैल्यू लिखी और इसका ये मोड लिया। मोड आपको पता है कैसे लेते हैं, आप मोड को कहते हैं मैग्नीट्यूड को, कि आपने फर्स्ट एंड सेकंड जो इसका कंपोनेंट है आपने उसका स्क्वायर लेके उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। जब आप ऐसे करेंगे ये हो जाएगा कोस, ये देखें ये कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, आपको पता है कि 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू यहाँ बच जाएगी। अब आपने E2 लेना है, पार्शियल आर पे पार्शियल फाई, पार्शियल आर पे पार्शियल फाई का मोड, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखनी है। वैल्यू लिखने के बाद उसी तरह इनका स्क्वायर लेंगे तो ये तो हो जाएगा 1, और यहाँ पे हम रो को ना कॉमन लेंगे, यहाँ से भी रो कॉमन लेंगे, यहाँ से भी रो कॉमन लेंगे, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट बचेगा साइन फाई आई प्लस कोस फाई जे, ठीक है। यहाँ पे E3 EZ, इसमें आपको पता है जस्ट के ही था, जब लेंगे तो यहाँ पे किया जाएगा। अब आपके पास E1 E2 एंड E3 तीनों की वैल्यूज आ गई। अब आपने शो करवाना है कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं। ऑर्थोगोनल शो करवाने के लिए आपने E1 का E2 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, E2 का E3 के साथ और E3 का E1 के साथ। इन तीनों को डॉट प्रोडक्ट लेने हैं। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद अगर उनका आंसर 0 0 आ जाता है तो इसका मतलब ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज वो ऑर्थोगोनल नहीं है। तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट लें, E1 E2 की वैल्यू लिख के उनको मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर 0 आएगा। E2 E3 के साथ भी है, E3 E1 के साथ भी आंसर इनके 0 आएगा। तो इसका मतलब ये जितने भी ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है जी एग्जांपल, जिसमें अपने
प्रूफ करना है कि डी बाई डी टी ई रो ये किसके इक्वल होता है, साई ई साई के। इसको साई फाई आई डोंट नो कि अभी क्या पढ़ते हैं, ठीक है। ये फिर डी बाई डी टी ई साई फिर माइनस फाई साई सॉरी आई थिंक ये होता है, तो यहाँ पे ये फाई है, डी ई फाई बाई डी टी माइनस फाई ई रो, ठीक है। यहाँ पे जब आप रो वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे ये साई या फाई जो भी है ये आएगा। और यहाँ पे देखिए अगर वहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा पेपर में, अगर यहाँ पे फाई हुआ तो मीन्स फाई होगा। ये आई थिंक चेंज था उसमें हैंडआउट्स में, कहीं पे ये साई लिखा हुआ था, कहीं पे ये फाई लिखा हुआ है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको क्वेश्चन गिवन होगा पेपर में, ठीक है। उसके बाद डी ई फाई बाई डी टी माइनस फाई ई रो, यहाँ पे देखिए जब आपने रो वाले का डेरिवेटिव लिया तो ये आएगा, और जब आप फाई वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे रो आएगा, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, ये वैल्यूज़ अभी हमने निकाली हैं ई रो की एंड ई फाई की, इनकी वैल्यूज़ अभी आपने यहाँ पे ऊपर निकाली है, इनको आपने याद भी कर लेना क्योंकि नेक्स्ट भी 2-3 क्वेश्चन में यूज़ होंगी। अब आपने लेना है इसका डेरिवेटिव, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी टी इसका डेरिवेटिव लें तो ये हो जाएगा कोस, आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, कोस फाई का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन फाई, ठीक है, माइनस साइन फाई आई, और जब आप इसका लेंगे तो ये हो जाएगा कोस फाई, ठीक है। अब आपको पता है ये किसके इक्वल आया, इसके, तो आप यहाँ पे सिंपल ये चीज़ लिख सकते हैं। फिर जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसको भी आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट है जी मॉड्यूल नंबर 115। मॉड्यूल नंबर 115 में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। इसमें होती है कि नेट एनर्जी जो आपके पास होती है किसी भी सिस्टम की वो कंजर्व होती है, मीन्स ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना हम उससे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अहम है और ये रिपीट होता है ये भी, ठीक है। इसके बाद थ्योरम स्टेटमेंट है आपके पास, इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड टोटल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, जब आपके पास टोटल एनर्जी होती है वो कॉन्स्टेंट होती है। टी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, वी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। जब अपन दोनों का सम लेते हैं तो वो टोटल एनर्जी बनती है। अब आपने इसी को एक्सप्लेन करना है। वर्क डन, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम शो करवाते हैं टी से, तो ये T2 माइनस T1, और पोटेंशियल एनर्जी V1 माइनस V2। इन दोनों को आप इक्वल रख लें, T2 माइनस T1, V1 माइनस V2। वी वाली वैल्यूज़ को सेपरेट, 1 वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर लें, T1 प्लस V1, ठीक है। फिर इसके बाद T2 प्लस V2, ये वाली वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये T1 इधर आके वो हो जाएगा। यहाँ पे V1 है तो ये V1 और ये माइनस T1 इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव T1, और ये T2 है तो ये माइनस V2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस V2। तो ये वाली फॉर्म यहाँ बन गई। और यहाँ पे देखें हम T1 और T2 की जगह ये आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह 1/2 mv1 का स्क्वायर और 1/2 mv2 का स्क्वायर, और ये पोटेंशियल एनर्जी को हमने साथ ऐसे ही लिख लीजिए। याद रखिएगा ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये V दूसरे वाला V है जो हम काइनेटिक एनर्जी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, ये आप थोड़ा सा कैपिटल लिख लीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी वाला V, तो ये डिफरेंस शो होगा, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ करनी थी कि आपके पास जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद है जी मॉड्यूल नंबर 116, उसमें है एग्जांपल, कंसिडर फोर फील्ड इज इक्वल टू माइनस के आर क्यूब आर, फाइंड वेदर गिवन फील्ड इज कंजर्वेटिव और नॉट। ये भी बहुत ज़्यादा अहम है लोगों के लिए। इसमें आपने ये बताना है कि ये जो फोर्स है, ये जो गिवन फील्ड है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। फोर्स आपको गिवन है, आपको पता है जो आर होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 1/2, ठीक है। या आप इसकी जगह स्क्वायर रूट लिख लें या 1/2 लिख लें, एक ही बात है। अब यहाँ पे है आर क्यूब की जगह आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2, और ऊपर ये क्यूब है तो ये हो जाएगा 3/2, और आर यूनिट दूसरा है वेक्टर, तो ये हम इसकी जगह लिखेंगे XI प्लस YJ। ये वैल्यू जब हमने लिख ली, अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो आपने लेना है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट डेल्टा ऑपरेटर का और फोर्स का। अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद आंसर आपके पास 0 आता है तो इसका मतलब वो कंजर्वेटिव है, अगर आंसर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब वो कंजर्वेटिव नहीं है। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कि कैसे लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें सबसे पहले आपने IJK लिखना है, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल बाई पार्शियल वाई, पार्शियल बाई पार्शियल जेड लिखना है। उसके बाद ये जो वैल्यू अभी हमने वैल्यू निकाली ये वाली, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपने वहाँ पर लिखनी है, माइनस के
एक्स के प्लस वाई स्क्र 3/2x माइनस के एक्स के प्लस वाई स्क्र वाई। ये एक्स वाला है, ये वाई वाला, जेड के वाली इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 0। अब आपने सिंपल, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था आपने कैसे लेना होता है 3x3 मैट्रिक का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। आपने सबसे पहले आई लिखना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस का साइन। फिर जब आपने इसका लेना है तो इन दोनों को ख़त्म करके इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, फिर आपने जब इसके अकॉर्डिंग लेना है तो आपने इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, दरमियान में माइनस का साइन यूज़ करना है और सिंपल आपने बस इसको 0 के इक्वल ये सारे स्टेप आप लिखने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ये है बहुत ईजी, लेकिन आप जस्ट आंसर में 0 लिख देंगे। बाय सिंपल आप लिख दीजिएगा बाय सॉल्विंग, या इसको क्या बाय सिंप्लीफाई, आपका जो आंसर आया 0 के इक्वल आया। हैंस जो गिवन फील्ड है बस वो क्या है कंजर्वेटिव है। नेक्स्ट इसके ना डिफरेंट पार्ट्स थे, इस मॉड्यूल नंबर 116 के डिफरेंट पार्ट्स थे। जो नेक्स्ट पार्ट थे वो लेंथी भी थे और उनमें ये था कि सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ पे अगर उनमें से सेकंड या थर्ड कोई पार्ट आ जाता है फिर आपको वो पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये वाली वैल्यूज़ यूज़ होनी थी। तो वो ऐसा इतना लेंथी तो पेपर में नहीं आ सकता। इसमें एक ये था कि उसमें ये शो करवाना था 1/2 m dv/dt का स्क्वायर प्लस m 1/5 kr का स्क्वायर इज इक्वल टू ई। अब देखें ये एनर्जी है, एनर्जी आपको पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। तो इसमें ये चीज़ क्या है काइनेटिक एनर्जी और ये चीज़ क्या है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू t+v। इसमें कुछ भी शो नहीं करवाना था, बाकी मैंने नहीं करवाया क्योंकि वो इसके साथ जब सॉल्व करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे, तो इतने लेंथी पेपर में नहीं आएंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है यही कंजर्वेटिव वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जी मॉड्यूल नंबर 117, इसमें है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स हम फोर्स को ही कहते हैं, ये भी हमने पहले पढ़ा है आई थिंक FSC में कि ये फोर्स ही होती है कि जब भी इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स डिफाइंड बाय अप्लाइंग इंटीग्रल ऑफ फोर्स। इसमें बस ये है कि हम फोर्स को अप्लाई करने के बाद इंटीग्रल लेते हैं, ठीक है, टाइम इंटरवल का, फॉर विच इट एक्शन, जब भी वो बॉडी पर कोई भी फोर्स एक्ट करते हैं हम उसका इंटीग्रल ले लेते हैं। तो जब इंटीग्रल वाला जो ये सीन ले करेंगे फोर्स के साथ तब वो जो फोर्स है वो इम्पल्स बन जाएगी। इसका जो ऐसा यूनिट होता है ये आप याद रखिएगा, MCQs में पूछते हैं, वो होता है न्यूटन सेकंड और इसके डायमेंशियल इक्विवेलेंट टू मोमेंटम। और ये डायमेंशियली किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये भी इसका यूनिट है, न्यूटन सेकंड इसका यूनिट है। और इसको शो कैसे करते हैं, T1 T2 FDT इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इसकी डेफिनेशन है, किसका यूनिट, ये यूनिट, ये इसको कैसे हम शो करवाते हैं और इसका हम क्या कहते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स F। ये चीज़ें आपने याद रखनी है शॉर्ट के लिए। उसके बाद आपके पास है जी एक थ्योरम में है इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ये आपके वो पूछ सकते हैं कि इसको प्रूव करके दें कि जो आपके पास इम्पल्स होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम और इन सिंबल्स, ठीक है। ये अपने MCQs के लिए भी चीज़ याद रखना है कि इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ये आपको पता है कि ये होता है इम्पल्स और आपको पता है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, mv के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे आके क्या लिखेंगे, mv2 - mv1 p2 - p1। ये चीज़ आपने शो करनी है अभी। वी हैव टू प्रूव डैट इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ लिखते हैं जी, ये आपके पास है इम्पल्स FDT का पैसा लिख सकते हैं F, ये क्या होगा, F किसके इक्वल होगा, ma के। ए को आप कैसे लिख सकते हैं, dv/dt और साथ क्या आ जाएगा m। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है m dv/dt। अब यहाँ पे देखें एक ये वाला dt और ये जो ऊपर dt था, ये dt क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पर भी ऑलरेडी भी तो एक dt था ना और एक हमने a वाला एक्सेलरेशन वाला dv/dt कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे जस्ट बचेगा m dv देखें ये है चेंज इन वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v2 - v1 या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जस्ट v। देखें आपने अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये m कांस्टेंट है, स्टार्ट में आ जाएगा। dv को हम कैसे लिख सकते हैं, जस्ट v आएगा। जब आप इसका इंटीग्रल करेंगे d से इंटीग्रल कैंसिल हो गया, जस्ट v बचेगा। यहाँ पे ये v हमने लिखा, यहाँ पे T1 से T2। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं mv2 - mv1 जो कि किसके इक्वल होता है, p2 - p1। मीन मोमेंटम, ये मोमेंटम है p, ये मोमेंटम वाला, ये प्रेशर वाला नहीं है, मोमेंटम वाला, ठीक है। इस थ्योरम से प्रूफ हो गया कि जो आपके पास मैस इज़ वेरिएबल एंड फोर्स इज़ नॉन कंजर्वेटिव। ये बात याद रखना है और ये चीज़ जो हमने शो करवानी थी वो हमने शो करवा दी कि जो इम्पल्स होते हैं वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होते हैं। सिंपल कुछ भी नहीं किया आपने, बस F इज इक्वल टू ma पहले पुट किया, फिर a की जगह पे dv/dt पुट किया। तो यहाँ पे आपने जो चीज़ शो करवानी थी mv2 - v1 और p2 - p1 ये आपने प्रूफ कर दी। उसके बाद है जी एग्जाम्पल नंबर 118। एग्जाम्पल नंबर 118 में मॉड्यूल नंबर 118 में इसमें एग्जाम्पल है, व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स डेवलप्ड बाय मैस याद रखिएगा ये है, ठीक है। विच चेंज इज वेलोसिटी v1 है ये और ये v2
टू है ये V1 की वैल्यू है, ये V2 की वैल्यू है और ये आपके पास मैस की वैल्यू है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है इम्पल्स किसके इक्वल होता है, P2 माइनस P1 MV2 माइनस MV1। ठीक है, ये अपने इम्पल्स पहले लिखा चेंज इन मोमेंटम MP2 माइनस P1, फिर आपने P2 की जगह MV2 और MV1, यहाँ से मैस को कॉमन लिया V2 माइनस V1। M की वैल्यू भी गिवन है, V2 की वैल्यू भी गिवन है, V1 की वैल्यू भी गिवन है। सिंपल आपने सारी वैल्यूज पुट की, आई वैल्यू को आई वाले के साथ प्लस माइनस किया, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ, तो ये चीज़ आपके पास आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। इसका लेंगे 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36। सिंपल आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये है मीटर ग्राम मीटर पर सेकंड। अब आप इसको न्यूटन सेकंड में चेंज कर दे तो ये आंसर आएगा, लेकिन आप इतना भी कर देंगे तो आपको यहाँ पे इसके बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें नहीं बोला, क्वेश्चन में ये डिमांड नहीं की कि इसको न्यूटन सेकंड में चेंज करें। तो आप इतना भी कर देंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल नंबर 118 पर भी लिखना है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है, बहुत ईजी है ये। ठीक है, फिर उसके बाद है मॉड्यूल नंबर 119, इसमें है टॉर्क। टॉर्क इट इज़ डिफाइंड एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी। जब एक बॉडी को टर्न करती है तो वो क्या कहते हैं, हम उसको टॉर्क कहते हैं। इट इज़ ट्रेंड ऑफ एक्टिंग फोर्स ड्यू टू विच रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी चेंज। इसमें बॉडी की क्या रोटेशनल मोशन चेंज होती है। जब बॉडी मूव कर रही होती है ना, रोटेट कर रही होती है, उसकी रोटेशन चेंज होती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क। जब हम दरवाजे का वो लॉक भी घुमाते हैं तो वो भी क्या होता है, टॉर्क। टॉर्क किसके इक्वल होते हैं, R क्रॉस F के इक्वल होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R F साइन थीटा, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है जब हम इसको चेंज करते हैं तो ये साइन थीटा आता है, ये भी हमें पता है। फिर इसका यूनिट याद रखिएगा, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, और इसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड रूल से। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, इसका फार्मूला याद रखना है, इसका यूनिट याद रखना है, ये चीज़ याद रखनी है। डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और इसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। फिर एक थ्योरम है, टॉर्क एक्टिंग ऑन पार्टिकल इक्वल्स टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जो टॉर्क होता है ना हमारे पास, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम है, और ये किसके इक्वल होता है, R क्रॉस P के इक्वल होता है। टा इज इक्वल टू R क्रॉस F। पहले आपने ये चीज़ लिखी, F की जगह आपने लिखना है MA की जगह पे आपने लिखा dV/dt। अब देखिए M को हम स्टार्ट में ले आएंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा R क्रॉस V। अब यहाँ पे M को V के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, d/dt R क्रॉस MV आपको पता है किसके इक्वल होता है, P के। तो यहाँ से हम चेंज लिख सकते हैं, इज डिफाइंड एज एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे P जो क्या है, MV के इक्वल होता है, और ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो ना वो कह रहे हैं कि जो टॉर्क है आपके पास वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है, हमने शो करवाना है कि टॉर्क जो आपके पास है वो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे टॉर्क आपको पता है कि वो R क्रॉस F के इक्वल होता है। आप यहाँ पे तो हम F की जगह क्या लिख सकते हैं, MA है, तो A की जगह आप क्या लिख सकते हैं, dV/dt। अब यहाँ पे देखिए एक R है और एक dV/dt। M कांस्टेंट है तो हम M को स्टार्ट में लिख लेते हैं। यहाँ पे हम d/dt को कांस्टेंट लेंगे, स्टार्ट में लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा R क्रॉस V। M हमने स्टार्ट में ले लिया क्योंकि M कांस्टेंट था। अब हम M को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, V के साथ, क्योंकि अब ये प्लस तो है नहीं कि अब यहाँ पे अगर होता है ना R क्रॉस V, यहाँ पे M होता है, तब हम इन दोनों के साथ M को मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस माइनस में हम जब ब्रैकेट के बाहर होता है तो हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमने M को किसके साथ लिख दिया, V के साथ। क्यों, क्योंकि MV हमें पता है कि वो P के इक्वल होता है। जो हो जाएगा R क्रॉस P, d/dt R क्रॉस P। R क्रॉस P उन्होंने खुद बोला है कि किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं d/dt और R क्रॉस P की जगह ये। और यही चीज़ हमने शो करवानी थी कि टॉर्क किसके इक्वल हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इक्वल हो। सिंपल, कुछ भी नहीं किया, टॉर्क का फार्मूला लिखा, थोड़ी बहुत फार्मूलाज में वैल्यू पुट की, तो हमने ये थ्योरम प्रूव कर लिया। ये थ्योरम आपके इसकी स्टेटमेंट MCQs के लिए और ये थ्योरम शॉर्ट के लिए बहुत अहम है। उसके बाद है जी एग्जाम्पल, A particle of mass m move along space curve defined by R आपको गिवन है A cos ओमेगा ti प्लस B sin ओमेगा tj फाइंड। एक टार्क फाइंड करना है और एक एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको पता है कि टार्क किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम टार्क की वैल्यू निकालेंगे, उसका रेट ऑफ चेंज कर लेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टार्क आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है d/dt। इसका अभी आपको बताया कि उन्होंने दिया हुआ था कि R क्रॉस P के इक्वल
इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें आर की वैल्यू हमारे पास है, पी इज़ इक्वल टू किसके होता है, एम वी के इक्वल होता है। ये जो पी है, ये जो मोमेंटम है, किसके इक्वल होता है, एम वी के। ठीक है, वी किसके इक्वल होता है, डी आर बाय डी टी के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू लिखेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर ये आ जाएगा आपके पास, फिर इसको एम के साथ, इसके आंसर को एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आर की वैल्यू लिख ली, जो अब हमने निकालनी है ये वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी आर बाय डी टी। आर की ये वैल्यू है, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और ये जो ओमेगा है ये साथ स्टार्ट में आ जाएगा। साइन ओमेगा टी है कोस ओमेगा टी में चेंज होगा, इसका ओमेगा भी स्टार्ट में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए कोस माइनस साइन ओमेगा टी होगा। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि आपको पता है जब हम कोस का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो माइनस साइन आता है, जब साइन का लेते हैं तो पॉजिटिव कोस आता है। ये हो गया। अब इसके साथ हमने क्या करना है, एम वी निकालना है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर भी एम आ जाएगा और यहाँ पर भी एम आ जाएगा। तो ये सारी की एम वी किसके इक्वल होता है, पी के। तो ये पी की वैल्यू सारी आ गई, जिसमें हमने इनके साथ एम लगा के लिख दिया। अब ये आपके पास पी की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है। आपने क्या करना है, आर क्रॉस पी निकालना है। आर क्रॉस पी, सबसे पहले आई जे के लिखा, फिर आपने आर की वैल्यू लिखी ये वाली, इसकी जगह हम 0 लिखेंगे क्योंकि के की वैल्यू नहीं है हमारे पास। फिर उसके बाद पी की वैल्यू लिखेंगे ये वाली, यहाँ पर भी के की वैल्यू के साथ 0। अब आपने आई का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, जे का इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये तो आपको करना आता होगा। जब आप इसको करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए बी एम डब्ल्यू के। ठीक है, सिंपली सॉल्व करने का दिया, हमारे पास आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी आ गया, ये हमारे पास आ गया टॉर्क भी आ गया। ठीक है, ये चीज़ हमने निकालनी थी, सिंपल कुछ भी नहीं किया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इक्वल रखा, आर क्रॉस पी लिखा। यहाँ पे हमारे पास पी की वैल्यू नहीं थी, पी हमें पता था कि वे एम वी के इक्वल होता है, वी भी हमारे पास वैल्यू नहीं थी, तो हमने डी आर बाई डी टी करके वी की वैल्यू निकाली, वी को एम के साथ मल्टीप्लाई करके पी की वैल्यू निकाली, फिर पी का आर के साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास ये टॉर्क की वैल्यू आ गई। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको इसकी अच्छे से समझ आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं दे दूँगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।